ये लोग हमारी जमात से जुड़े हुए लोग थे और मुहज़्ज़िज़ हमारे डेलीगेट थे, पंच सरपंच थे, वो सारे जोग दर जोग यहाँ आए और एक बड़ी तादाद में ये एक मीटिंग जो है जलसा की शक्ल अख्तियार कर गई। मैं उन तमाम साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ जो इस मुश्किल दौर में जब जमात को इनकी ज़रूरत है, मुल्क को इनकी ज़रूरत है, तो ये लोग चट्टान की तरह कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं। इसके लिए भी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जहाँ हम खड़े हैं ये एक बॉर्डर है और यहाँ से बहुत ही थोड़ा फासला पाकिस्तान जो LOC है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग चट्टान की तरह हिंदुस्तान के तिरंगा को उठाए हुए हैं। हर मुश्किल दौर के अंदर इन लोगों ने यहाँ फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के दुश्मन का मुकाबला किया है। तो आज के इस मौजूदा दौर में हमारी बदकिस्मती है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब बॉर्डर पे शेलिंग होती है, हमारे यहाँ के बाशिंदगान जो हैं लो लहान होते हैं, उनके स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, उनके माल मवेशी जो हैं वो जाते हैं। तो कल भी जैसे यहाँ हुआ, हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे यहाँ सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए। तो ये बड़ी दुख की बात है। यहाँ जो मौजूदा सरकार है, मैं चाहे हिंदू पाक की दोनों सरकारों से कहूँगा कि अमन और भाईचारे और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग अमन पसंद हैं और अमन के साथ इनको जीने देना चाहिए। सर, आपको गुपकार गैंग का नाम क्यों दिया गया और आपको एंटी नेशनलिस्ट क्यों कहा जा रहा है? जो लोग एंटी नेशनलिस्ट गुपकार अलायंस को समझते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, जब जनेवा कॉन्फ्रेंस हुई तो फारूक अब्दुल्ला के बगैर आपको कोई नहीं मिला जो वहाँ हिंदुस्तान की वकालत कर सके। वो एक ऐसा दौर था कि यहाँ मिलिटेंसी अरूज पे थी, यहाँ हर आदमी जो था गन कल्चर से के खौफ और रास में दिन रात सिसकियाँ ले रहा था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने चट्टान की तरह इस हिंदुस्तान मुल्क का, अपना जो मुल्क है, इसके दफा में जाके जनेवा कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। इसके दफा में जाके जनेवा कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट टंग है। लेकिन आज ये उन्हीं लोगों को जो है एंटी नेशनलिस्ट कहते हैं। मुझे हैरानगी है, अगर ये यहाँ के शेख खानदान हो या बाकी जितने पॉलिटिशियन हैं, आज तक कोई मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं है जिसने अलहदगी पसंद लोगों की सपोर्ट की हो। इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान की बात की है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात की है, यहाँ डेवलपमेंट की बात की है, यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म करने की बात की है, यहाँ महंगाई कम करने की बात की है। लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, इसको तो फुर्सत ही नहीं कि यहाँ के नौजवानों के मसाइल को हल कर सके। यहाँ दूर दराज बॉर्डर एरिया में जो लोग हैं, जहाँ इन्होंने वादा भी किया था कि हम हर घर में बैंकर बनवाएंगे, और वो बैंकर जो है वो भी रिश्वत खोरी की नज़र हो चुके हैं। पिक एंड चूज करके बैंकर बनाए गए। गोला जब आता है वो नहीं देखता कि मैं उस घर पे ना लगूं जहाँ बैंकर नहीं है। तो ये सरकार हर माज पे फेल हो चुकी है। वो वक्त आपको शायद याद होगा जब इन्होंने सब्जियां, गैस सिलेंडर उठा के पार्लियामेंट तक गए थे 2013 के इलेक्शन के पहले, कि कांग्रेस के दौर में महंगाई हो चुकी है तो हम जो है महंगाई कम करेंगे। लेकिन आज मैं उनसे पूछता हूं, हमें आपने अच्छे दिन की ख्वाब देकर यहाँ के सादा लू आवाम से वोट हासिल किया था, और उसके बाद आज वो गैस सिलेंडर जो 354 रुपये में बिकता था, आज वो 700, 800 और 1000 तक भी वो गया है। यहाँ डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं 80 और 90 रुपये तक पहुँच चुकी हैं। यहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आलू जो 10 रुपये या 15 रुपये में किलो होता था, आज वो भी 50-60 रुपये किलो है। कोई गरीब आदमी जो है उसको रोज़गार नहीं है। तमाम रोज़गार के जितने ज़राए थे वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं।
तो इनको कहाँ फुर्सत है कि यहाँ के नौजवानों को मसाइल हल करेंगे, यहाँ की बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे। इन्होंने तो एक ही सीखा है, हिंदू मुस्लिम की बात की जाए, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना सीखा है। तो आज हमारी रियासत जो जम्मू कश्मीर रियासत की एक पहचान थी दफ़ा 370-35 से, वो ख़त्म किया गया। उसके बाद हमारी रियासत को स्टेट से इन्होंने यूटी बना दिया। हर चीज़ को इन्होंने बांट के वोट लेना। तो अब जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो कभी भी इनकी चालों में नहीं आएगा। सर, एक तरफ इन्होंने कहा था कि जो ये इंडिया है ये डिजिटल इंडिया है, दूसरी तरफ जो जम्मू के यूथ हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी डिमांड है कि 4G दो और वोट लो। और उसके बाद ये जो एरिया है, जिस एरिया में आज हम आए हैं, यहाँ पे तो 2G नेटवर्क भी नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है। बीजेपी के हमेशा नारे खोखले रहे, ये डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं। तो आप देख लो, हमारा ही जो यही कंस्टिट्यूंसी, हम इसी की मिसाल लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ को हम देखते हैं, इसका मोर देन 70% एरिया है जहाँ नेटवर्क नहीं है। जहाँ 2G की बात करते हैं, 4G की बात करते हैं, 2G भी नहीं है। और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है अंधेरे में धकेल दिया है। कोरोना के नाम पर इन्होंने क्या किया कि आज ऑनलाइन क्लासें जो हैं की रखी हैं। आप बताओ, जहाँ नेटवर्क नहीं, जहाँ कॉल नहीं हो रही है, तो वहाँ ऑनलाइन क्लासें कैसे चलेंगी? सर, शुक्रिया आपका बहुत। ये तो होती हैं कि यहाँ के भाईचारा को मजबूत रखा जाए, यहाँ की तामीर और तरक्की की जाए। ये वोट मांगते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर। तो हम इनके तमाम जितने भी ये हथकंडे हैं, इनको जानते हैं, यहाँ की अवाम जानती है। और अल्लाह के फजल से 7 तारीख को और 10 तारीख को पुंछ की अवाम इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, जिस तरह से सेंटर से ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं अमित शाह की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि गुपकार गैंग को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद अभी तक तो इसका रिजल्ट भी नहीं आया DDC इलेक्शन का। तो क्या ये बीजेपी वालों का डर है, खौफ है? एक तरफ वो DDC इलेक्शन में जो ये गुपकार वाले हैं इनको एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हैं, और उसके बाद इस तरह से उनकी बयानबाजी और जो ट्वीट पे ट्वीट आ रहे, क्या ये उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर है गुपकार का? मैं इनसे एक ही सवाल करूँगा, जब वाजपेयी की हुकूमत में उमर अब्दुल्ला स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर थे, जब यहाँ महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा जो गवर्नमेंट है अमित शाह, इन्हीं के साथ अलायंस में 3 साल गुजारे, तब तक वो एंटी नेशनलिस्ट नहीं थे। और आज वो एंटी नेशनलिस्ट इनको नज़र आ रहे हैं। पहले ये अपने गरबा में मुँह जहाँ के देखें कि ये लोग, इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। कल तक जिनको ये कहते थे ये नेशनलिस्ट हैं, आज उनको लगता है उनकी ज़मीन अपनी जो है खिसक रही है। तभी आज वो यहाँ जय श्री राम के नारा जो है, हम जय श्री राम पढ़वाएंगे, डंडे मारेंगे। हम कंडेम करते हैं जो परसों इन्होंने एक जम्मू में फारूक अब्दुल्ला की कोठी पे जो RSS के चंद गुंडों ने हमला किया बीजेपी के, तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। हम इनसे कहते हैं कि होश में आओ। ये रियासत जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान को दिल से कबूल किया है। जब 2 कौमी नज़रिया पेश किया गया, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान के साथ जाते तो जा सकते थे, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क समझा, जिस मुल्क की बुनियादों में हिंदू मुस्लिम सिख का खून है, और इस सेकुलर ढांचा को देखते हुए हिंदुस्तान के साथ हलाक किया। तो उस वक़्त कोई पाबंदी नहीं थी, ये कहीं भी जा सकते थे। लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान को अगर इन्होंने नहीं तस्लीम किया, तो आज 70 साल या 73 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी वालों को वो कहाँ से ये खबरें मिल रही हैं कि ये एंटी नेशनलिस्ट हैं? मैं तो सबसे बड़ा एंटी नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी को कहूँगा, जिस जमात के लीडरों ने यहाँ के मुसलमान और हिंदू को लड़वाया, यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात की, यहाँ गौ रक्षा के नाम पर हज़ारों मुसलमानों को जो है कुर्बान कर दिया। यहाँ कोरोना जो बीमारी आई वो भी मुसलमानों को कुर्बान कर दिया। यहाँ कोरोना जो बीमारी आई वो भी मुसलमानों के साथ जोड़ी। तो ऐसी हुकूमत, तो एंटी नेशनलिस्ट तो ये लोग हैं अगर देखा जाए। सर, DDC इलेक्शन क्यों करवा रही है, असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? अगर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं? इनको बिल्कुल पता है कि हम अवाम के सामने जब जाएंगे, हमारे पास वो कोई एजेंडा नहीं है जो हम अवाम को बताएंगे।
क्योंकि इनके जितने चुनाव मंशूर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब बाकी रह गए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो स्टेट वे यहाँ के लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये लोग असम्बली की तरफ नहीं जा रहे। अगर इतना बड़ा जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं इसके लिए हालात साजगार हैं, तो असम्बली के लिए भी तो साजगार हैं। इससे तो इनके कहने और करने में जो है फ़र्क महसूस होता है। अवाम बेहतर जज है, वो इनको इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भरपूर जो है जवाब देगी। सर, रोशनी एक्ट का जम्मू कश्मीर के लोगों पे क्या इफेक्ट हो रहा है? रोशनी एक्ट को भी इन्होंने मुसलमानों से जोड़ा था, लेकिन इसमें जैसे जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो सारे लोग जो हैं रोशनी एक्ट की वजह से जो लोग हैं उनको नुकसान हुआ है। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था, रोशनी एक्ट, कि दूर दराज इलाका जात में गरीब लोग बसते थे जो कई अरसा से स्टेट लैंड पे जो कब्ज़ा किए हुए थे। तो गवर्नमेंट ने इसका एक हल निकाला कि अगर यही लोग इस ज़मीन को संभाल रहे हैं तो इनसे लेवी ली जाए और लेवी के एवज़ में इनको ज़मीन जो है मुंतकिल की जाए, ताकि इनको मालकाना हकूक़ दिए जाएँ, उसको वो बेच सकें, बटा सकें, खा सकें। तो आज इस हुकूमत ने समझा कि ये सिर्फ बठिंडी में ही है रोशनी एक्ट। ये सारे फैसले जो करते हैं या बात करते हैं कश्मीर की या बठिंडी की बात करते हैं, आज यहाँ का हिंदू भी इनको रिजेक्ट करेगा अल्लाह के फजल से। और इसकी साफ यहाँ इससे जो जम्मू में ये दंगे कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, उसे लगता है जो जम्मू में इनका प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि जय श्री राम पढ़ना होगा फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, महबूबा भत्ती को, गुलाम शलाम सब के लिए कहता है, तो हम जम्मू में डंडे बरसाएंगे। तो इससे लगता है कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब इनका आखिरी हथियार है हिंदू मुस्लिम सिख करना, बांट के वोट लेना। तो अब जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो कभी भी इनकी चालू में नहीं आएगा। सर, एक तरफ इन्होंने कहा था कि जो ये इंडिया है ये डिजिटल इंडिया है, दूसरी तरफ जो जम्मू के बांट के वोट लेना। तो अब जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो कभी भी इनकी चालू में नहीं आएगा। सर, एक तरफ इन्होंने कहा था कि जो ये इंडिया है ये डिजिटल इंडिया है, दूसरी तरफ जो जम्मू के यूथ हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी डिमांड है कि 4G दो और वोट लो। और उसके बाद ये जो एरिया है, जिस एरिया में आज हम आए हैं, यहाँ पे तो 2G नेटवर्क भी नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है। बीजेपी के हमेशा नारे खोखले रहे, ये डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं। तो आप देख लो, हमारा ही जो यही कंस्टिट्यूंसी, हम इसी की मिसाल लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ को हम देखते हैं, इसका मोर देन 70% एरिया है जहाँ नेटवर्क नहीं है। जहाँ 2G की बात करते हैं, 4G की बात करते हैं, 2G भी नहीं है। और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है अंधेरे में धकेल दिया है। कोरोना के नाम पर इन्होंने क्या किया कि आज ऑनलाइन क्लासें जो हैं की हुई रखी हैं। आप बताओ, जहाँ नेटवर्क नहीं, जहाँ कॉल नहीं हो रही है, तो वहाँ ऑनलाइन क्लासें कैसे चलेंगी? सर, शुक्रिया।